नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और विश्लेषण है खास। आज की बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले हम कश्मीर के पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे और उनके परिजनों को इस अकल्पनीय दुख को सहने की ताकत दे। चलिए अब बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। भारत में पहली बार 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। चीन ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक विस्फोट किया। इसरो के स्पेसएक्स मिशन ने उपग्रहों की दूसरी डॉकिंग पूरी की। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO ए क्रिटिकल जंक्चर अमंग पॉलिसी शिफ्ट रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GEI लक्ष्य नियम 2025 का मसौदा अधिसूचित किया। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में प्रसिद्ध पहलगाम के सुंदर बेसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ। इस हमले में कई नागरिकों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत सूचीबद्ध प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के एक छद्म संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। आइए पहले जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के बने रहने के लिए जिम्मेदार कारक जान लेते हैं। इसमें पहला है राज्य प्रायोजित आतंकवाद। पाकिस्तान पर जम्मू और कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों को सुरक्षित पनाहगाह, लॉजिस्टिक सहायता, प्रशिक्षण आदि प्रदान करने का आरोप लगाया गया है। दूसरा है छिद्रिल यानी पोरस सीमाएं। नियंत्रण रेखा पर दुर्गम भूभाग होने की वजह से आतंकवादियों और हथियारों की घुसपैठ का पता लगाना और रोकना मुश्किल हो जाता है। फिर है धार्मिक और निर्जातीय तनाव। आतंकी समूह हिंदू, मुस्लिम तथा अलग अलग जनजातीय समूहों के सांप्रदायिक मिशन का सांप्रदायिक अशांति फैलाने के लिए उपयोग करते हैं। आखिर में है ओवरग्राउंड वर्कर्स OGWs। ये धन के प्रबंधन, भर्ती, प्रचार आदि के माध्यम से आतंकवाद को बनाए रखने में सहायता करते हैं। OGWs ऐसे व्यक्ति या समूह होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी गतिविधियों में भाग लिए बिना आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सहायता, खुफिया जानकारी जैसी गैर लड़ाकू सहायता प्रदान करते हैं। आइए अब इसके आगे की राह को भी समझ लेते हैं। इसमें पहला है सीमा सुरक्षा को मजबूत करना। मधुकर गुप्ता समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों में शामिल है सुरक्षा बलों की सामरिक तैनाती, सीमा अवसंरचना को मजबूत करना, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आदि। अगला है राजनीतिक संस्थाओं को मजबूत करना। स्थानीय शासन और जनप्रतिनिधियों को सशक्त बनाया जाना चाहिए। तीसरा है सामुदायिक भागीदारी। नागरिक सैन्य सहयोग जैसे ग्राम रक्षा गार्ड, कट्टरपंथ विरोधी और पुनर्वास जैसे विश्वास निर्माण उपाय लागू करने की आवश्यकता है। खबर को समाप्त करने से पहले जम्मू कश्मीर में भारत के आतंकवाद रोधी उपाय भी जान लेते हैं। पहला है समग्र एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली। इसका उद्देश्य BSF की क्षमता को बढ़ाना है ताकि वो अवैध घुसपैठ, हथियारों की तस्करी और आतंकवादियों की घुसपैठ को रोक सकें। फिर है ऑपरेशन ऑल आउट 2017। यह ऑपरेशन 2017 में शुरू किया गया था। इसके उद्देश्य लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के शीर्ष आतंकियों को निशाना बनाना है। अगला है गांव की ओर वापसी। इसका उद्देश्य जनता का विश्वास जीतना और अलगाव को कम करने के लिए जमीनी स्तर पर अभिशासन को बढ़ावा देना है। और आखिरी है कौशल विकास। इसके लिए सरकार हिमायत और उड़ान जैसी योजनाएं चला रही है। भारत में पहली बार 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। इन कीमतों में उछाल लाने वाले कई वैश्विक और घरेलू कारक जिम्मेदार हैं, जैसे कि पहला है भू राजनीतिक तनाव। सोने को निवेश के दृष्टिकोण से एक सुरक्षित परिसंपत्ति के रूप में देखा जाता है। बढ़ते वैश्विक संघर्षों और आर्थिक अनिश्चितताओं ने निवेशकों को सोने में निवेश की ओर आकर्षित किया है। दूसरा है US फेडरल रिजर्व दर में कटौती। ब्याज दरें गिरने से सोने में निवेश का आकर्षण बढ़ जाता है। नकदी या बॉन्ड रखने की अवसर लागत कम होने पर सोना अधिक आकर्षक हो जाता है, क्योंकि सोना एक नॉन यील्डिंग एसेट है, अर्थात यह एक ऐसी संपत्ति है जिस पर ब्याज नहीं मिलता। इसके अलावा है अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना। डॉलर में गिरावट के कारण सोने की कीमत अन्य मुद्राओं के मुकाबले सस्ती हो जाती है। इसका अर्थ है कि अन्य मुद्राओं का इस्तेमाल करने वाले खरीदारों के लिए सोना खरीदना सस्ता हो जाता है, जिससे सोने की मांग में वृद्धि होती है। और आखिरी है केंद्रीय बैंकों द्वारा संचय। विशेष रूप से एशिया में केंद्रीय बैंक अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने के लिए आक्रामक तरीके से सोना खरीद रहे हैं। अब बात करते हैं भारत के स्वर्ण बाजार की।
चीन के बाद भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। 2024 में भारत की सोने की मांग 802.8 टन तक पहुंच गई थी। भारत में लगभग 85% सोना आयात किया जाता है। इससे घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय रुझानों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाती हैं। तो भारत में सोने की इतनी ज्यादा मांग के पीछे क्या कारण है? सबसे पहले वित्तीय सुरक्षा। सोने को विशेष रूप से मुद्रास्फीति या बाजार की अस्थिरता के दौरान मूल्य के दीर्घकालिक भंडार के रूप में विश्वसनीय माना जाता है। दूसरा है सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। भारतीय संस्कृति में सोने को शुभ माना जाता है तथा दिवाली, धनतेरस एवं अक्षय तृतीया जैसे त्योहारों पर भारतीय लोगों द्वारा उत्साहपूर्वक इसे खरीदा जाता है। तीसरा, शादियों के दौरान सोने की खरीदारी में तेजी। शादियों के दौरान सोने की खरीदारी बढ़ जाती है क्योंकि दुल्हन के लिए आभूषण एक पारंपरिक और प्रतिष्ठित उपहार होता है। और आखिरी है तरल परिसंपत्ति। ग्रामीण इलाकों में बहुत से लोगों के पास बैंक या शेयर बाजार तक पहुंच नहीं होती है। उनके लिए सोना बचत, निवेश या यहाँ तक कि उधार लेने के लिए एक भरोसेमंद और तरल परिसंपत्ति के रूप में काम आता है। अब बात करते हैं स्वर्ण भंडार की। भारत में स्वर्ण अयस्क के मामले में सबसे बड़े संसाधन बिहार में हैं, जो कुल का 43% हिस्सा रखता है। उसके बाद राजस्थान में 24.92% और कर्नाटक में 20% हिस्सेदारी है। लेकिन अगर धातु सामग्री की बात करें तो कर्नाटक इस मामले में सबसे आगे है, जिसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश और बिहार आते हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो स्वर्ण भंडार के प्रमुख धारक में पहला नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका का, जिसके बाद जर्मनी और इटली का स्थान है। वही प्रमुख निर्यातकों में 2023 के आंकड़ों के अनुसार जर्मनी के बाद यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड का नाम आता है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। चीन ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक विस्फोट किया। पारंपरिक परमाणु और हाइड्रोजन बमों से भिन्न 2 किलोग्राम का यह बम 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तक पहुंच गया। यह भविष्य के हथियारों के विकास और उपयोग में एक बड़ा कदम साबित होगा। चलिए सबसे पहले गैर परमाणु हाइड्रोजन बम की मुख्य विशेषताएं भी जान लेते हैं। पहला है रासायनिक अभिक्रिया। यह परमाणु सामग्री के बिना शक्तिशाली विस्फोट करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्राइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है। दूसरी ओर हाइड्रोजन बम मुख्य रूप से परमाणु संलयन प्रक्रिया पर आधारित होता है। दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग। हाइड्रोजन बम में ईंधन के रूप में रेडियोधर्मी हाइड्रोजन समस्थानिकों जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का उपयोग किया जाता है। इस गैर परमाणु हाइड्रोजन बम में मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग किया गया है। मैग्नीशियम हाइड्राइड एक चांदी जैसा पाउडर होता है जो ठोस अवस्था में हाइड्रोजन स्टोरेज मटेरियल के रूप में कार्य करता है। प्रज्वलित होने पर इसमें हाइड्रोजन उत्सर्जित होती है जो तेजी से हवा के साथ मिल जाती है और विस्फोटक सीमा तक पहुंचने पर गैस प्रज्वलित हो जाती है। इससे एक स्वतः स्फूर्त दहन चक्र यानी सेल्फ सस्टेनिंग कंबशन साइकिल निर्मित होता है। तीसरा है विनाश का पैमाना। यह ट्राइनाइट्रोटायोलिन यानी कि TNT के विस्फोट बल का केवल 40% ही उत्पन्न करता है, लेकिन एल्यूमिनियम मिश्र धातु जैसी सामग्रियों को पिघलाने के लिए पर्याप्त ऊष्मा उत्पादन के साथ अधिक थर्मल डैमेज रेडियस प्रदर्शित करता है। थर्मल डैमेज रेडियस को देखें तो यह विस्फोट के बिंदु के केंद्र से वह दूरी है जिसके भीतर ऊष्मा के कारण एक निश्चित स्तर का नुकसान होता है। इसके लिए न्यूनतम प्रज्वलन ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा इसमें विकिरण उत्पन्न किए बिना तीव्र व निरंतर ऊष्मा उत्पादित करने की क्षमता होती है। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम, जिसे थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहा जाता है, के बीच कई अहम अंतर होते हैं। सबसे पहले अगर हम अभिक्रिया के प्रकार की बात करें तो परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है, जबकि हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया की दृष्टि से परमाणु बम के अंतर्गत एक बड़ा परमाणु जैसे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 को 2 या 2 से अधिक छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का अत्यधिक उत्सर्जन होता है और यह विखंडन एक न्यूट्रॉन की टक्कर या अन्य प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है। इस संलयन के कारण परमाणु बम से भी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब बात करें उपयोग किए जाने वाले ईंधन की तो परमाणु बम में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं हाइड्रोजन बम में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, का प्रयोग होता है। इसरो के स्पेडेक्स मिशन ने उपग्रहों की दूसरी डॉकिंग पूरी की। इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित डॉकिंग तकनीक को भारतीय डॉकिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक तब जरूरी होती है जब सामान्य मिशन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई रॉकेट्स लॉन्च करने की आवश्यकता होती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पेडेक्स मिशन के बारे में। यह एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है। इसमें PSLV
C-60 द्वारा प्रक्षेपित 2 लघु उपग्रहों का उपयोग करके अंतरिक्ष में डॉकिंग का प्रदर्शन शामिल है। यहाँ डॉकिंग का अर्थ है अंतरिक्ष में तीव्र गति से यात्रा कर रहे 2 उपग्रहों को आपस में जोड़ना। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य अंतरिक्ष में 2 लघु उपग्रहों यानी SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट की डॉकिंग, स्वतः संचालित तरीके से दूसरे उपग्रह के पास आना एवं उससे सटीकता के साथ जुड़ जाना तथा अनडॉकिंग क्षमताओं को विकसित और प्रदर्शित करना है। स्पेसएक्स अंतरिक्ष यान को UR राव सैटेलाइट सेंटर यानी URSC बेंगलुरु द्वारा इसरो के अन्य केंद्रों जैसे VSSC, LPSC, SACIISU और LEOS के सहयोग से डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। URSC बेंगलुरु को पहले इसरो सैटेलाइट सेंटर के नाम से जाना जाता था। यह उपग्रहों के निर्माण और संबंधित उपग्रह प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए प्रमुख केंद्र है। अब सवाल ये है कि इस मिशन का महत्व क्या है। सबसे पहले ये रणनीतिक अंतरिक्ष क्षमता को दर्शाते हैं। इसके तहत ऑर्बिटल डॉकिंग तकनीक भविष्य में मानव अंतरिक्ष उड़ानों, सैटेलाइट मरम्मत मिशनों और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने के लिए बेहद जरूरी है। दूसरा, ये एक राष्ट्रीय उपलब्धि है। इस मिशन के साथ भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जिसने अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग में सफलता अर्जित की है। इससे पहले ये उपलब्धि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन ने हासिल की है और ये मिशन भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए भी रास्ता खोल रहा है। यह मिशन भविष्य के मिशनों जैसे चंद्रयान 4 में मदद करेगा, विशेष रूप से तब जब पृथ्वी से GNSS सहायता ना मिल रही हो। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO ए क्रिटिकल जंक्चर अमंग पॉलिसी शिफ्ट रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में व्यापार के संबंध में तनाव और नीतिगत अनिश्चितता की स्थिति के चलते वैश्विक समृद्धि दर पूर्व अनुमान को जनवरी 2025 के अपडेट से घटाकर 2.8% कर दिया गया है। इसे भारत के लिए 6.2% अनुमानित किया गया है। साथ ही श्रम बल में वृद्धि हो रहे लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए स्वस्थ एजिंग आयुर्वृद्धि सुनिश्चित करने के पक्ष में नीतियां बनाने की सिफारिश भी की गई है। आइए इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र वृद्धि। घटती जन्म दर और बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण देश अपने जनसांख्यिकीय के महत्वपूर्ण मोड़ से गुजर रहे हैं। इसके तहत डेमोग्राफिक डिविडेंड से डेमोग्राफिक ड्रैग की ओर संक्रमण हो रहा है। दुनिया की जनसंख्या की औसत आयु 2020 से लेकर इस सदी के अंत तक 11 साल बढ़ने का अनुमान है। अगला है स्वस्थ एजिंग। दीर्घायु में वृद्धि के साथ साथ वृद्ध हो रहे लोगों की कार्यात्मक क्षमता में भी समय के साथ सुधार हुआ है। वर्ष 2022 में 70 साल के व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता वर्ष 2000 में 53 साल के व्यक्ति के समान थी। चलिए अब बात करते हैं स्वस्थ एजिंग के क्या लाभ हैं। इसमें पहला है वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। स्वस्थ एजिंग से 2025 से 50 तक वैश्विक औसत सकल घरेलू उत्पाद में 0.4% की वृद्धि होने का अनुमान है। इसमें भारत का योगदान सबसे अधिक होगा क्योंकि 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों की हिस्सेदारी 2025 से 50 की अवधि में तेजी से बढ़ेगी। वहीं अगला है श्रम बल भागीदारी पर प्रभाव। लक्षित स्वास्थ्य नीतियां वृद्ध श्रमिकों को अपनी श्रम बल भागीदारी दर बढ़ाने में सक्षम बनाती है। आइए अब अंत में स्वस्थ एजिंग सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत सिफारिशें भी देख लेते हैं। अगर समग्र दृष्टिकोण के अनुरूप देखा जाए तो सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए पेंशन संबंधी सुधार, प्रशिक्षण, कार्यस्थल को अनुकूल बनाना और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने वाले हस्तक्षेपों को लागू किया जाना चाहिए। साथ ही श्रम बल भागीदारी अंतराल को कम करना चाहिए, जिसके अंतर्गत जनसांख्यिकीय संबंधी बाधाओं से निपटने के लिए बेहतर कार्य जीवन संतुलन, किफायती बाल देखभाल सुविधा आदि के माध्यम से श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता यानी GEI लक्ष्य नियम 2025 का मसौदा अधिसूचित किया। ये नियम 4 ऊर्जा गहन क्षेत्र को एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोर एल्कली और लुगदी एवं पेपर के लिए GEI लक्ष्य निर्धारित करते हैं। इससे उत्सर्जन में कटौती सुनिश्चित होगी। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता को आउटपुट या उत्पाद के संबंध में कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य या इसके बराबर अन्य ग्रीन हाउस गैस के आधार पर मापा जाता है। चलिए अब एक नजर डालते हैं मुख्य नियमों पर। सबसे पहले GEI लक्ष्यों की गणना देखें तो इनकी गणना ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की कार्यप्रणाली के अनुसार की जाएगी। अनुसूची में सूचीबद्ध प्रत्येक बाध्य संस्थाओं के लिए GEI लक्ष्य उनकी आधारभूत GEI के संबंध में अनुसूची के स्तंभ 5 के अनुसार होंगे। दूसरा, बाध्य संस्थाओं के लिए अनुपालन संबंधी अनिवार्यताएं। इन्हें कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 के अनुसार वार्षिक रूप से GEI लक्ष्य को पूरा करना होगा।
लक्ष्य को हासिल करने में आई कमी को पूरा करने के लिए भारतीय कार्बन बाजार यानी ICM से कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र भी खरीदे जा सकते हैं। तीसरा है पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति। यदि नियमों का उल्लंघन होता है तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB द्वारा मुआवजा आरोपित किया जाएगा। यह मुआवजा अनुपालन वर्ष में कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र की औसत कीमत का 2 गुना होगा और 90 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। और चौथा, कानूनी आधार। गैर अनुपालन या नियमों का उल्लंघन करने संबंधी मामलों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत देखा जाएगा। अब सवाल यह है कि नियमों का महत्व क्या है। सबसे पहले ये भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों यानी NDCs को हासिल करने में मदद करेंगे। भारत ने वादा किया है कि 2030 तक 2005 के स्तर की तुलना में अपनी GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा। दूसरा, ये नियम पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अनुरूप है, जो देशों को कार्बन बाजार के माध्यम से स्वेच्छा से सहयोग करने के साधन और तंत्र प्रदान करता है ताकि वे अपने NDCs को पूरा कर सकें। और तीसरा, ये नियम पारंपरिक रूप से उच्च उत्सर्जन वाले उद्योगों में संधारणीय और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देंगे। चलिए अब जान लेते हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 के बारे में। इसे भारत में एक सुनियोजित कार्बन बाजार बनाने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत 2023 में अधिसूचित किया गया है। इसका उद्देश्य कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र यानी CCS के व्यापार को सक्षम करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, टालना या समाप्त करना है। इस स्कीम में 2 तंत्र हैं। पहला, अनुपालन तंत्र। यह उन बाध्य संस्थाओं के लिए है जो GHG उत्सर्जन तीव्रता में कमी संबंधी निर्धारित मानदंडों का पालन करके CCS अर्जित करती हैं। और दूसरा, ऑफसेट तंत्र। यह उन गैर बाध्य संस्थाओं के लिए है जो ऐसी परियोजनाओं को पंजीकृत करवा सकती है जो उत्सर्जन में कमी या उसे समाप्त कर सकती है तथा जिनके बदले में वे CCs अर्जित कर सकती हैं। चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब की, जिसकी राजधानी है रियाद। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद यानी SPC की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता की। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह मध्य पूर्व में अवस्थित है। यहाँ पूर्ण राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का प्रचलन है। यह अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसका विस्तार अरब प्रायद्वीप के कुल क्षेत्रफल के लगभग 4/5वें भाग पर है। इसकी भूमि सीमाएं इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और यमन से लगती हैं। वहीं समुद्री सीमाएं फारस की खाड़ी, लाल सागर और अकाबा की खाड़ी से लगती हैं। यहाँ इस्लाम के 2 सबसे पवित्र धार्मिक स्थल मक्का और मदीना स्थित हैं। बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। ये दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा देश है जहाँ कोई नदी नहीं है। यहाँ की जलवायु कठोर व शुष्क मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु है, जिससे तापमान अत्यधिक रहता है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन तेल, प्राकृतिक गैस, लौह अयस्क आदि हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ई-नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों और किसान समूहों हेतु आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया। भारत नेपाल ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्यों की शुरुआत की। पिंजौर हरियाणा स्थित गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र VCBC से 34 क्रिटिकली एंडेंजर्ड गिद्धों को महाराष्ट्र स्थानांतरित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान को ताजमहल के आसपास मौजूद कांच उद्योग के ताजमहल पर प्रभाव का आकलन करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी समय समय पर ताज ट्रेपेजियम जोन TTZ के लिए आदेश जारी किए थे। वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे छिपे एक महाद्वीप की खोज की है। इसे डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया है। प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट अपेक्षाकृत मोटे महाद्वीपीय स्थलमंडल के क्षेत्र होते हैं, जो पतले महाद्वीपीय स्थलमंडल के क्षेत्र द्वारा प्रमुख महाद्वीपों से पृथक होते हैं। एक नई रेडियो कार्बन स्टडी में मेहरगढ़ की कृषि बस्तियों की समयावधि 8000 ईसा पूर्व की जगह 5200 ईसा पूर्व बताई गई है। इस स्टडी में एक्सक्लेरेटरल मास स्पेक्ट्रोमेट्री AMS डेटिंग का उपयोग किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के तरलता प्रबंधन फ्रेमवर्क के रूप में स्थायी जमा सुविधा SDF को शुरू हुए 3 वर्ष हुए। आपको बता दें कि SDF वस्तुतः तरलता प्रबंधन का एक साधन है। सरकार ने तंबाकू बोर्ड नियम 1976 में संशोधन किया। अब वर्जीनिया तंबाकू उगाने वाले किसानों के पंजीकरण की वैधता 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।